विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है विराम चिन्ह, वो सम्मिलित है। तो विराम चिन्ह आज हम ध्यान से समझेंगे कि हमें कहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए, कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर करना चाहिए। तो विराम चिन्ह को पहले तो समझते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना। भाषा के लिखित रूप में इसके लिए कुछ संकेतों का प्रयोग किया जाता है, और जबकि बोलते समय कुछ ठहराव लिया जाता है या हाथों और आँखों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है इन विराम चिन्हों को। तो लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग अति महत्वपूर्ण है। विराम चिन्हों का क्या महत्व है? तो विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा के अर्थ की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आ जाती है। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा के अर्थ की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आ जाती है और कथन प्रभावपूर्ण बन जाता है। अनेक स्थानों पर इनके गलत प्रयोग से बात का अर्थ ही बदल जाता है। अब बात का अर्थ कैसे बदल जाता है? जैसे ये पहला वाक्य है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर रुकने के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? रुकने के लिए, रुकने के लिए ये वाक्य कहा गया है। और फिर दूसरा वाक्य है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो यहां पर जाने के लिए कहा गया है। ठीक है। अब प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से हैं? वैसे तो बहुत सारे विराम चिन्हों का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है भाषा में, लेकिन जो मुख्य मुख्य विराम चिन्ह हैं उनको हम यहाँ पर समझाएंगे। तो यहाँ पर एक सारणी दी गई है। इसमें ये जो इधर चिन्ह है, इधर चिन्ह का नाम है, इधर उसका अंग्रेजी में नाम है। जैसे ये पूर्ण विराम है, हिंदी में हम डंडा लगाते हैं जिसे पूर्ण विराम बोलते हैं। इंग्लिश में पॉइंट लगाते हैं और उसको फुल स्टॉप बोलते हैं। ऐसे ये अल्प विराम है, कॉमा, ये दोनों भाषाओं में एक जैसा प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम ये भी दोनों भाषाओं में एक जैसा होता है। प्रश्न सूचक चिन्ह ये भी दोनों भाषाओं में एक जैसा होता है। कॉमा और अर्धविराम सेमीकोलन। प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क। फिर है योजक चिन्ह, हाइफन, ये दो शब्दों के मध्य में प्रयोग किया जाता है शब्द युग्म बनाने के लिए, या तुलना किसी से की जाती है तो सा से पहले प्रयोग किया जाता है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन, तो ये एक डंडा और उसके नीचे ये बिंदु जैसा होता है। योजक चिन्ह ये छोटा होता है और इसके आगे एक विवरण चिन्ह, निर्देश चिन्ह होता है, ये थोड़ा लंबा डैश होता है। योजक चिन्ह का डैश छोटा होता है, ये ध्यान रखेंगे। उद्धरण चिन्ह ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो उद्धरण चिन्ह होता है, एक अवतरण चिन्ह होता है। उद्धरण चिन्ह जो है सिंगल इन्वर्टेड कामा किसी व्यक्ति के उपनाम के लिए प्रयोग किया जाता है या किसी कृति के दोनों तरफ लगाया जाता है, किसी रचना के दोनों तरफ लगाया जाता है। और अवतरण चिन्ह पूरे वाक्यांश के लिए, पूरे वाक्य के लिए लगाया जाता है। किसी ने कौन सा वाक्य कहा या किसी ने कौन सा गद्य खंड कहा या पद्य खंड कहा, तो पूरे खंड या वाक्य के लिए या पूरे कथन के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ज्यों का त्यों उतारने के लिए। निर्देश चिन्ह, निर्देश चिन्ह का प्रयोग आगे आप बहुत अधिक मात्रा में देखेंगे। किसी शब्द को समझाने के लिए, किसी शीर्षक को समझाने के लिए, उससे संबंधित जो बातें कही जाती हैं उसके लिए निर्देश चिन्ह लगाया जाता है। फिर है विवरण चिन्ह। तो यहाँ पर निर्देश चिन्ह और विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण विवरण चिन्ह होता है ये ऐसे, और एक ये विवरण चिन्ह के साथ में निर्देश चिन्ह होता है। तो यहाँ पर ये कोलन डैश है, यानी विवरण चिन्ह है। इसको किसी शब्द के, किसी शीर्षक के विवरण के रूप में या किसी निम्नलिखित नियमों को सूची के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कोष्ठक किसी शब्द के अर्थ को ठीक ढंग से समझाने के लिए, वाक्य या शब्द के वाक्यांश को के अर्थ को
अच्छी तरह से समझाने के लिए ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। ये गणित में भी आपने देखा होगा। इसी प्रकार से लाघव चिन्ह है, ये किसी की शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, समराइजिंग। तो उसके बाद लोप चिन्ह है, इसका प्रयोग भी आप पद्यखंड में अधिक देखेंगे। जब जहाँ पर व्याख्या इत्यादि होती है तो वहाँ पर पूरा पद्यखंड या गद्यखंड ना लिख के आप यहाँ पर लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पहला, जैसे कोई दोहा या चौपाई है, उसका पहले 2 शब्द लिख दिए और अंतिम 2 शब्द लिख दिए, बीच में ये डॉट 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 लगा दिया, इसको लोप चिन्ह या इत्यादि चिन्ह कहते हैं। फिर ये त्रुटिपूरक चिन्ह है, ये कहीं पर कोई शब्द वाक्य में छूट जाए तो त्रुटिपूरक चिन्ह लगाकर वो शब्द ऊपर लिख दिया जाता है। फिर डिट्टो, अवतारक, यानी जैसा का तैसा नीचे उतारते जाएंगे, तो वो जैसे हम चिन्ह के बाद लगा दिया तो इसका मतलब यहाँ पर चिन्ह ही हो गया, यहाँ पर चिन्ह ही हो गया, तो ये डिट्टो का प्रयोग होता है इस प्रकार से। बराबर ये गणित का सिग्निफिकेंट है, लेकिन यहाँ पर ये हिंदी में भी अधिक प्रयोग किया जाता है। संधि इत्यादि जब समझाई जाती है, संधि समास, तो वहाँ पर ये बराबर का चिन्ह, इक्विवेलेंट का चिन्ह या समतुल्यता का चिन्ह बनाया जाता है। ये समाप्ति बोधक चिन्ह कई प्रकार से लोग लगाते हैं। कुछ लोग ये प्रिंटिंग प्रेस में 0 से लगा देते हैं और लिखते समय ये क्रॉस बनाकर भी, कभी 1 क्रॉस बना देते हैं, कभी 3 क्रॉस बना देते हैं, तो ये समाप्ति बोधक चिन्ह होता है। और ये प्लस का निशान है, ये भी हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा है। तो बहुत से ऐसे चिन्ह हैं जो अन्य दूसरी भाषाओं और विषयों में प्रयोग किए जाते रहे हैं, हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए उन्हें विराम चिन्हों के रूप में हिंदी में भी समझना चाहिए। अब हम विस्तार से समझेंगे। तो पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, इस संकेत का प्रयोग सरल, मिश्र और संयुक्त सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर, क्योंकि प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है और विस्मयादि बोधक में जो विराम चिन्ह के नीचे बिंदी लगाई जाती है, तो उनको छोड़कर अन्य सभी वाक्यों में, जो साधारण वाक्य होते हैं उनमें सरल, साधारण, मिश्र वाक्य होते हैं या संयुक्त वाक्य होते हैं, उनके अंत में जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्र विद्यालय जा रहा था, विराम चिन्ह। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है, विराम चिन्ह। तो यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया। ये अधिक देर रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर है अल्प विराम, ये बहुत थोड़े समय के रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। वाक्य के मध्य में बहुत कम समय रुकने के लिए इस संकेत का प्रयोग किया जाता है। यह निम्नलिखित विभिन्न स्थानों या समयों पर प्रयोग होता है। जैसे वाक्य के मध्य में किसी वाक्यांश या उपवाक्य को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं, परीक्षा प्रणाली बदल जाने से मैं समझता हूँ इस वर्ष हाई स्कूल का परीक्षा फल अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके, परीक्षा प्रणाली बदल जाने से मैं समझता हूँ इस वर्ष का हाई स्कूल का परीक्षा फल अच्छा रहेगा। ऐसे ही एक शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर, चलो भाई चलो बहुत देर हो गई, भागो भागो आतंकी आ गए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये अल्प विराम का प्रयोग हो रहा है। जब विशेषण उपवाक्य किसी वाक्य के मध्य में डाल दिया जाए तो वहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वह छात्र जिसे कल बुखार था, तो जिसे कल बुखार था ये विशेषण उपवाक्य हो गया, आज दिल्ली चला गया। वह छात्र जिसे कल बुखार था आज दिल्ली चला गया। तो जिसे कल बुखार था ये विशेषण उपवाक्य है, इसके पहले और अंत में दोनों तरफ अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। संबोधन के उपरांत, यहाँ आओ बेटा देखो ये है, ठीक है। तो संबोधन के उपरांत भी प्रयोग किया जाता है। संबोधन के उपरांत कभी कभी एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी प्रयोग किया जाता है जब उसको बुलाने के लिए होता है, और यहाँ पर वैसे संबोधन के लिए अल्प विराम का प्रयोग भी अधिक होता है। हाँ या नहीं के पश्चात, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, हाँ मैं ऐसा कर दूँगा। तो इस प्रकार से हाँ या नहीं के पश्चात भी अल्प विराम प्रयोग किया जाता है।
पत्रों में सेवा में के बाद, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, सेवा में श्रीमान बैंक प्रबंधक जी, सेवा में श्रीमान सभापति जी, तो इस प्रकार से सेवा में और जो भी पद है उसका नाम आगे लिख दिया जाता है। तो यह सेवा में के बाद पत्रों में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है अर्ध विराम। ये अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय रुकने के लिए, पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक ठहराव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वह क्या करता है मुझे ज्ञात नहीं, आपकी इच्छा, रुकना चाहें तो रुकिए, आपकी इच्छा, रुकना चाहें तो रुकिए। प्रश्नवाचक चिन्ह, तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है उसके अंत में प्रयोग किया जाता है। जहां पर यह प्रयोग किया जाता है वहां पर फिर पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो है, जहां पर प्रश्न होता है कोई या पूछने का भाव होता है वहां प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, आप क्या कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब और गरीब, ये प्रश्न किया गया है कि क्या प्रोफेसर साहब भी गरीब हो सकते हैं। समय की गति को कौन रोक सका है, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब है योजक चिन्ह। तो दो शब्दों को जहां पर जोड़ा जाता है, शब्द युग्मों को में प्रयोग किया जाता है। तो द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास आदि कुछ स्थितियों में भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे काले काले, क्रीड़ा क्षेत्र, राम रावण युद्ध, प्यारा सा, ऊंच नीच आदि। तो ये योजक चिन्ह होते हैं। योजक चिन्ह डैश से छोटा होता है। फिर है विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी वर्ड। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी आश्चर्य यहां पर प्रकट किया जाए। विस्मय आदि, विस्मय आदि, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, संबोधन आदि में। तो आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा आदि भाव प्रकट करने के लिए इस संकेत का प्रयोग किया जाता है। ये डंडा है, नीचे ये बिंदु लगा हुआ है। आहा कितना भव्य महल है, अरे तुम आ गए, वाह मजा आ गया, ओह ये क्या हो गया, छी कितनी बदबू आ रही है। तो इस प्रकार से ये ऐसे वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। फिर है उद्धरण चिन्ह। तो इसका प्रयोग साहित्यकार आदि के उपनाम, लेख आदि में करते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र नामक कृति दिनकर जी की है। तो कुरुक्षेत्र ये रचना के आगे भी दोनों तरफ उद्धरण चिन्ह है और दिनकर जी के दोनों तरफ भी उद्धरण चिन्ह है। अब जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, इनका उपनाम है निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला के दोनों तरफ ये उद्धरण चिन्ह लगा दिया गया। तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है। अब है अवतरण चिन्ह। ये पूरे वाक्य के लिए होता है या गद्य खंड के लिए होता है। किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तिलक ने कहा, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये पूरा एक वाक्य हो गया, उनका कथन हो गया। सुभाष ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं दो डबल इन्वर्टेड कामा लगाए गए हैं, दोहरे चिन्ह लगाए गए। इसके बाद है विवरण चिन्ह। तो नाटक आदि में संवाद से पूर्व ये इसका प्रयोग होता है। जैसे कृष्ण कह रहे हैं, काम क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं। या रावण कह रहा है, अंगद तू ही बाली का पुत्र है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से उदाहरण या निम्नलिखित संकेत करने के लिए भी विवरण चिन्ह के साथ में डैश का प्रयोग किया जाता है। आज बैठक में निम्नलिखित बिंदु थे, गति के नियम। तो
तो जो बिंदु हैं उसके आगे लिख दिए जाएंगे 1 2 3 4 डाल के, और गति के नियम 1 2 3 4 डाल के लिख दिए जाएंगे। अब है निर्देश चिन्ह या डैश। किसी वाक्यांश या शीर्षक से संबंधित विचार समझने के लिए, समझाने के लिए अथवा विवरण देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अभी तक जितने भी आपने देखे उसमें ये इसका प्रयोग किया गया। तो आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से मध्य से अब तक का समय हिंदी साहित्य में आधुनिक काल है। तो आधुनिक काल का यहाँ पर विवरण दिया गया है या आधुनिक काल के बारे में बताया गया है। सीता कहती हैं आर्यपुत्र मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो जो सीता का कथन है उसके बीच में यहाँ पर ये निर्देश चिन्ह लगाया गया है। यहाँ पर जैसे कि निर्देश चिन्ह लगाया गया है तो यहाँ पर विवरण चिन्ह भी लगा सकते हैं जो बिंदु वाला। तो दोनों तरह का प्रयोग हो रहा है। कोष्टक किसी शब्द के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे खालसा पंथ के प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों से निरंतर संघर्ष किया। तो खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन थे, अगर किसी को नाम नहीं पता है तो यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है, गुरु गोविंद सिंह। फिर क्या आप समर्थ गुरु रामदास, अब नहीं जानता है कोई समर्थ गुरु रामदास कौन है, तो उसके लिए स्पष्ट कर दिया गया है शिवाजी के गुरु को जानते हैं। फिर है संक्षेपक। इसका प्रयोग संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म के लिए। कृपया पन्ना पलटिए, क्रि प्र प्र पा। तो ऐसे ये अंग्रेजी में बहुत प्रयोग किया जाता है और लोगों के नाम के लिए भी अपना ये प्रयोग करते हैं। फिर है लोप चिन्ह। गद्यखंड या पद्यखंड में इसका प्रयोग बहुत होता है, व्याख्या लिखते समय, भावार्थ लिखते समय। समय या स्थान की बचत के लिए वाक्य के आगे या पीछे या मध्य में लगा दिया जाता है। जैसे ये दोहा है, दोहा चौपाई का प्रारंभ में लिख दिया और बाद में लिख दिया और बीच में ये डॉट 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 ये लगा दिए। त्रुटिपूरक या हंस पद। तो लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाता है तो इसकी सहायता ली जाती है। जैसे महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, अब यहाँ पर कहाँ खाई, जंगल में। तो जंगल में शब्द छूट गया तो उसको हमने ऊपर त्रुटिपूरक चिन्ह लगाकर लिख दिया। और अगर नीचे लिखेंगे तो ये त्रुटिपूरक चिन्ह उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से, तो नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने प्रमुख 14 है विराम चिन्हों के बारे में समझा। इसके अतिरिक्त और भी चिन्ह हैं, जैसे ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो सेम शब्द को नीचे उतारने का संकेत है, ये बराबर का संकेत है। ये समाप्ति बोधक, गद्य खंड या पाठ समाप्त होने पर या कार्य समाप्त होने पर या पूर्णता का सूचक है ये दोनों चिन्ह। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये क्रॉस 3 लगाकर भी लिख सकते हैं। और ये प्लस का चिन्ह है, ये भी हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आज आपने ये विराम चिन्हों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की, और मैं समझता हूँ इससे आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, और आप पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो और अधिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही।